बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की अदलिया और फ़ौज की जानिब से दो अहम तरीन इक़दामात सामने आए हैं। पाकिस्तानी अदलिया और पाकिस्तानी फ़ौज, जिनको पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख़ में पाकिस्तानी सियासत के अहम तरीन स्टेक होल्डर समझा जाता है। जितना मर्जी ये कहा जाए कि पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या सुप्रीम कोर्ट या अदलिया का कोई किरदार नहीं, लोग ये बात मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। इन्हीं दोनों अहम तरीन इदारों की जानिब से दो बड़े और अहम तरीन इक़दामात एक ऐसी सूरत हाल के अंदर, जब यह कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को 1970 से भी बदतरीन मुआशी सूरत हाल का सामना है। पहले रोशनी डालते हैं इन बड़ी डेवलपमेंट्स पर जो मुआशी फ्रंट के ऊपर हुई, और उसके बाद जो दो अहम तरीन इक़दामात अदलिया और फौज की जानिब से उठाए गए, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान को सख्त मुआशी मुश्किलात का सामना, महंगाई 1970 की दहाई के बाद बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, आलमी बैंक का यह कहना है। जब मैं ये आपके सामने वीडियो करने जा रहा हूं, इसी दौरान जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट खबर सामने आई वो है जनाब कि ओगरा ने गैस की कीमत में 75% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। मुल्क में बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। महंगाई अपने अरूज पर है और जो कहा गया है आलमी बैंक की जानिब से वो इंतहाई अहम है। और आलमी बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है, जो पाकिस्तान के ऊपर होने वाले मुआशी असरात हैं उसमें उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो इस साल सिर्फ 2% तक रहने का इम्कान है, और इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये मुआशी ग्रोथ पाकिस्तान की 6% तक पहुंच गई थी, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रवां माली साल ये 6% से भी ज्यादा होगी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को सख्त तरीन मुआशी हालात का सामना है, और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बेयकीनी है, पाकिस्तान की मुश्किल मुआशी सूरत हाल की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए शदीद खतरात का सामना है। आलमी बैंक का कहना है कि दिसंबर में 25% महंगाई की शर्रा 1970 की दिहाई के बाद बुलंद तरीन है, और पाकिस्तान में जीडीपी को तकरीबन 5% के मुसावी नुकसान पहुंचा है। सिर्फ और सिर्फ गुज़श्ता 8 माह के अंदर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 25% तक गिर चुकी है। जी हां, गुज़श्ता 8 माह के दौरान जब यह हुकूमत इक़्तिदार में आई, पीडीएम का टोला, तो पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 20% तक गिरा दी इन्होंने। और इस वक्त खुराक और ज़रूरी अशिया की जो सप्लाई है वो भी मुतासर हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़री पैदावार को नुकसान पहुंचने का खदशा है। इस दौरान कंट्री रिस्क प्रीमियम है उसमें 15% तक का इजाफा हो चुका है। और अब ये बात इमरान खान के बुग़्ज़ में शिकार, इमरान खान के सख्त तरीन जो मुखालिफ टीवी चैनल्स हैं वो भी कह रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर इस हुकूमत के इक़दामात पर गौर किया जाए तो ये किसी तौर इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम को फ़रोग़ दिया जाए। इसी दौरान एलसीज ना खोलने का जो मामला है उसके भी बेपनाह मनफी असरात पाकिस्तानी मईशत के ऊपर, और अब जो पाकिस्तानियों की सेहत है, माफ़ कीजिएगा, अब जो पाकिस्तानियों की सेहत है और ख़ास तौर पे एलसीज ना खोलने के मामले पर पाकिस्तान में जो आज़ाद की पैवंदकारी का जो अमल है वो भी मुतासर होने का खदशा है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो जर्मनी से दरामद की जाती हैं और अब उन दवाइयों की दरामद भी जो है वो रुक चुकी है। और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को सख्त तरीन मुआशी, सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जो है वो सामना है। और फिर इस दौरान इस किस्म की खबरें भी आईं कि जनाब निजी बैंक के अंदर जो अवाम के ज़खायर मौजूद हैं उनको भी हुकूमत इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है, क्योंकि कहा यह गया था इसाक डालर की जानिब से कि रिजर्व सिर्फ 4 अरब डॉलर नहीं है बल्कि जो है वो 20 अरब डॉलर से ज़ायद है। उन्होंने निजी बैंकों में जो अवाम के पैसे मौजूद हैं उस रकम की तरफ उन्होंने इशारा किया, और उसके बाद फिर इस किस्म की खबरें सामने आई कि हुकूमत जो है वह निजी बैंकों के ज़खायर भी इस्तेमाल करने का जो है वो इरादा रखती हैं। लेकिन अब इसहाक डार ने यह कहा कि निजी बैंकों के ज़ेर मुबादला के ज़खायर जो हैं वो इस्तेमाल करने का कोई मनसूबा नहीं है, और शहरी जो है वो इस प्रोपेगेंडे को नज़रअंदाज करें। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम इसको नज़रअंदाज करने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि माजी में भी इस किस्म के जो इक़दामात हैं
وہ نواز شریف حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آتے رہے ہیں۔ اس لیے اعتماد عوام کا مکمل طور پر اٹھ چکا ہے اس پی ڈی ایم حکومت سے، اور 1970 کی جو دہائی تھی اس کے بعد سے جو مہنگائی کی شرح ہے اس سے بھی بڑھ گئی۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اہم ترین بات کی کہ پارلیمنٹ کے اوپر اس وقت سپریم کورٹ کا تو اعتماد ہے، لیکن عوام کا اعتماد جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ختم ہو چکا، عوام کا اعتماد عدلیہ کے اوپر ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ پر اعتماد ہے لیکن عوام کا اعتماد عدلیہ پر ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جب کی تو اس دوران یہ ریمارک سامنے آئے۔ وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب قانون میں ترمیم کے وقت ارکان اسمبلی کی اکثریت نے منظوری دی، اور نیب ترمیم کی منظوری کے وقت 159 ممبران اسمبلی موجود تھے، اور جو 160 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے ارکان موجود نہیں تھے ان کے بارے میں کیا کہیں گے جناب؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ قانون سازی کے وقت اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پہلے ایسی کوئی مثال ہے کہ ممبر پارلیمنٹ نے قانون سازی کو چیلنج کیا ہو۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ میرے سامنے ایسا کیس نہیں جس میں رکن پارلیمنٹ نے قانون چیلنج کیا ہو۔ درخواست گزار نہ صرف رکن پارلیمنٹ ہے بلکہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہے۔ عمران خان کی جانب انہوں نے اشارہ کیا۔ دلائل میں درخواست گزار کی میں ذاتی مفاد کی بھی وضاحت کروں گا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ موجودہ کیس میں نیب قانون کی بہتری دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ قانون کو کالعدم قرار دیا جائے، قانون کالعدم قرار دینے کے علاوہ بھی عدالت کے پاس آپشن موجود ہیں، قانون کو آئین کے مطابق ہونے پر ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ نیب ترمیم بنیادی حقوق سے متصادم ہوئی تو ہی عدالت آپشنز پر غور کرے گی، جس پر وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ کوئی بھی ایسا قانون قائم نہیں رہ سکتا جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالتیں سیاسی فیصلہ کرنے کی جگہ نہیں ہیں، اس کیس میں سیاسی تنازع بھی ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ پاکستان بننے کے وقت سے کرپشن بیماری کی صورت میں موجود ہے، ہمارا معاشرہ کرپشن کی بیماری کا شکار ہے، عوامی مفاد اور انفرادی فائدہ اٹھانے والوں کے درمیان توازن ہونا چاہیے، اور ججز بھی قابل احتساب ہیں، پیسے کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ایسا کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ اور سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی، لیکن اس کیس کے اوپر عوام کی نظر ہے کیونکہ نیب قوانین میں جو موجودہ پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے تبدیلیاں کی گئی تھیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جس کے ذریعے شریف مافیا کو، زرداری مافیا کو فائدہ حاصل ہوا، اس کیس کو لے کر تحریک انصاف کے سربراہ سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان عدالت پہنچے تھے، اور اب کافی عرصے کے انتظار کے بعد ریگولر سماعت اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو 24 گھنٹے عوام کی اکثریت کا اعتماد 24 گھنٹے عوام کی اکثریت کا اعتماد جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے، اور اس وقت جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے۔ جب یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ آج ہر صورت جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ عدالت کے اندر یہ کیس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ کو 24 گھنٹے اکثریت کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے۔ درخواست گزار کے وکیل بتائیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کتنے دن کا وقت مناسب ہوگا، ہم وہ وقت مقرر کر دیتے ہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے گورنر بلیغ الرحمان کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف یہ کیس تھا، چودھری پرویز الہی کی درخواست تھی، اس پر سماعت ہوئی، اور ایسے وقت میں ہوئی جب یہ اجلاس ہنگامہ خیز جاری ہے مسلسل 2 روز سے، اور اپوزیشن جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اعتماد کا ووٹ دیا جائے۔ اور گزشتہ ماہ گورنر پنجاب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کا جو اعلان تھا، کا جو منصوبہ تھا، اس کو روکنے کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، اور 22 دسمبر کے اپنے حکم نامے میں گورنر پنجاب نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے مقررہ دن اور وقت پر اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، اس لیے وہ عہدے پر برقرار نہیں رہے۔ تاہم بلیغ الرحمان نے انہیں بطور وزیر اعلیٰ کام جاری رکھنے کو کہا تھا کہ جب تک ان کا کوئی جانشین منتخب نہیں کیا جاتا۔ گورنر کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف پرویز الہی نے عدالت سے رجوع کیا تھا، اور گزشتہ سماعت پر لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو اگلی سماعت تک صوبائی اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر گورنر کا حکم معطل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے منصب پر جو ہے وہ بحال کر دیا تھا۔ اور یہ 5 رکنی لارجر بینچ ہے جناب، جسٹس عابد عزیز شیخ اس کی سربراہی کر رہے ہیں، دیگر ججز میں جسٹس چودھری محمد اقبال، جسٹس طارق سلیم، جسٹس عاصم حفیظ اور جسٹس مزمل اختر شبیر شامل ہیں۔ بینچ کے نام، ججز کے نام قابل احترام، عدلیہ کے ججز کے نام آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری کیونکہ یہ ایک تاریخی کیس ہے، اور پاکستان کی مستقبل کی تاریخ، سیاست، آئین اور عوام کے حقوق کے متعلق فیصلہ جو ہے وہ اس عدالتی اس فیصلے کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ پاکستان کا جو مستقبل ہے، پاکستانی عوام کا، وہ اس کے اوپر جس کا جو ہے وہ دار و مدار ہے۔ اہم ترین یہ کیس ہے۔ دوسری جانب جناب
कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से रिक्वेस्ट की गई थी फौज से कि फौज ये बल्दियाती इंतखाबात कराए, ताहम GHQ की जानिब से ये बल्दियाती इंतखाबात कराने से इनकार कर दिया गया है और कराची के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से GHQ ने जो है वो जो उनकी स्टैटिक तैनाती है उससे इनकार कर दिया और कहा है कि फ़ौज सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने स्टैटिक तैनाती से इनकार किया है कि तैनात नहीं की जाएगी पोलिंग स्टेशन के अंदर। और जनाब ये GHQ ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को जवाबी, और इसमें यह कहा है कि 15 जनवरी को ये जो है वो वजारत दाखिला के जवाबी खत में कहा गया कि 15 जनवरी को हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स की तैनाती की दरखास्त की गई। मामला GHQ के साथ उठाया गया, जिस पर GHQ ने कहा कि सूबाई हुकूमत स्टैटिक तैनाती फराहम करने की जिम्मेदार है। सिविल आर्म फोर्सेस और फौज सिर्फ दूसरे या तीसरे दर्जे पर ही तैनात की जा सकती है। और जवाबी खत में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 8,924 पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दिया है। किसी पोलिंग स्टेशन को नॉर्मल करार नहीं दिया गया। वजारत दाखिला के खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस वक्त फौज सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। 2395 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 20,000 फौज और रेंजर्स नहीं दी जा सकती। 20,000 फौज और रेंजर्स जो है वो मांगी गई थी और फौज और रेंजर्स बतौर दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती के लिए दस्तयाब होगी। दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो वजारत दाखिला जो है वो पहले ही जारी कर चुकी है। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात सिंध के हवाले से फिर सिंध के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिक्योरिटी के लिए अब IG को खत लिख दिया है इस नई सूरत हाल के अंदर। और 15 जनवरी को जो बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में होने जा रहे हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जो हैं वो अब हतमी मरहले के अंदर जो है वो दाखिल हो गई हैं। फौज के इनकार के बाद IG को खत लिखा गया है अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए। और 15 जनवरी को कराची डिवीजन के 7 अजला के 25 टाउन्स में इंतखाबात होने जा रहे हैं। 25 टाउन के 246 UC के 984 वार्ड्स पर वोटिंग होगी और कराची के जिला वस्ती के 360, कुरंगी के 318, जनूबी कराची के 224, गरबी कराची के 111, मलीर के 119 और किमाड़ी के 164 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि रेंजर्स को एक क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इलाकों में मौजूद जो है वो रहने का कहा गया है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सियासी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो कराची के मुस्तकबिल का नक्शा तय करेंगे। ना सिर्फ कराची की सियासत के मुस्तकबिल का नक्शा, बल्कि अगर कराची का नक्शा सामने आता है तो फिर पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जो कौमी सियासत है उसका नक्शा भी सामने आएगा। क्योंकि इस वक्त नजरें हैं MKM के ऊपर, जिनको बाज़ खुफिया हाथों की जानिब से एक बार फिर इकट्ठा कर दिया गया। MKM का इंजमाम सामने आया। इत्तलात जो हैं कि मुत्तहिदा के जो उम्मीदवारों के मुकाबले में खड़े PSP के उम्मीदवार थे, यानी मुस्तफ़ा कमाल के, या फिर उस धड़े के जिस धड़े की क़ियादत जो है वो जो है फ़ारूक सत्तार कर रहे थे, फ़ारूक सत्तार के और मुस्तफ़ा कमाल के जो उम्मीदवार हैं इन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर कराची और हैदराबाद में, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों के मुकाबले में दस्तबरदार जो है वो करा दिए जाएंगे। और मकसद इनका ये है कि कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों का MKM के उम्मीदवार जो है वो एक ही प्लेटफार्म के ऊपर मुकाबला करें। क्योंकि MKM 3 से ज़ायद धड़ों में गुज़श्ता 4 बरसों में कराची में तकसीम हो चुकी थी। लेकिन इसमें जो टेक्निकल बात है, जो अदाद शुमार हैं, वो ये बताते हैं कि ये चाहे फ़ारूक सत्तार हों, चाहे मुस्तफ़ा कमाल हों, या फिर जो सदीकी साहब हैं MKM के धड़े के सरबराह उनके उम्मीदवार हों, तीनों मिलाकर भी गुज़श्ता जितने भी इंतखाबात कराची के अंदर हुए वहाँ पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मिलाकर भी वो इतने वोट हासिल नहीं कर सके कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दें। इस तरह से खुफिया हाथों ने जो मनसूबा इमरान खान को कराची से निकालने का, कराची से आउट करने का या कराची की सियासत से बेदखल करने का बनाया है, वो ये पूरा होता इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि मैंने खुद अपने दौरे कराची के दौरान, जब मैं कराची के विजिट पर था, लोगों से जब बातचीत की, मैंने यह महसूस किया कि पूरा शहर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। और हालात को मुल्क के अंदर ख़राब दिखाकर, अमन अमान की सूरत हाल, दीगर मामलात और माशी सूरत हाल को दिखाकर मुल्क में जो कौमी इंतखाबात हैं उनको डिले करने के हवाले से भी साजिशें इस वक्त अपने अरूज पर हैं। लेकिन आइन में मुआशी हालात के सबब इलेक्शन मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं। अली ज़फ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, यह बयान उनका ऐसी सूरत हाल में सामने आया जब इस किस्म की कोशिशें जो हैं इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से जारी हैं। उन्होंने कहा कि आइन में ऐसी कोई शिक नहीं, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं कि मुआशी हालात के सबब इंतखाबात मुलतवी कराए जाएँ। उन्होंने दावा किया कि PDM को यकीन हो गया है कि इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और अगर इंतखाबात हुए तो इमरान खान की जीत होगी।
اور اس لیے جو ہے وہ اس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ طویل مدت کی کوئی بھی غیر سیاسی حکومت اگر اس وقت پاکستان میں لائی جاتی ہے تو یہ غیر آئینی ہوگا اور یہ بغاوت کے زمرے میں جو ہے وہ آئے گا۔ تو یہ ہے جناب پاکستان کے عوام کی اس وقت تازہ ترین معاشی اور سیاسی صورتحال۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔